हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं आईपीएस महेश बर्णवाल सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक कॉस्मोस एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से आज हम लोग भौतिकी के मिसलेनियस यानी विविध टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग सभी जो भी टॉपिक्स दिए हुए थे उन सभी को जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग सभी पिछले वीडियो को अवश्य देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है और ये वीडियो जो है कंप्लीट होगा उसके बाद जो है जो चैप्टर वाइज जो भी भौतिकी का बनाया हुआ था उन सभी को एक में जो है मर्ज करके वीडियो को एक बड़ा मैराथन वीडियो बना दिया जाएगा और एक ही वीडियो में आप लोग कम्प्लीटली फिजिक्स का हर टॉपिक, हर चैप्टर और हर क्वेश्चन आंसर को कम्प्लीटली वॉच कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग विविध चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका आवर्तकाल जो है 2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो आंसर है संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के सिद्धांत पर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अब जो बॉक्स में दिया है उसको देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इसमें क्वेश्चन रहता है। तो देखते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो इसका आंसर है रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। शुष्क बैटरी या सेल में जो है कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी। बोलोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है ऊष्मीय विकिरण या ऊष्मीय तापमान मापने के लिए। बोलोमीटर का प्रयोग किससे मापने के लिए किया जाता है। तो ऊष्मीय विकिरण या ऊष्मीय तापमान को मापने के लिए किया जाता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को मनुष्य द्वारा नहीं सुना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। तो जल का हिमांक बिंदु जो है वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। जल का हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित यानी डिस्प्लेस करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है। तो 0 कार्य करता है। यदि कोई व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित यानी डिस्प्लेस करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य करता है। तो 0 कार्य करता है। देखिए, विब की ओर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है। तो यह जो है प्रकाश से है। विब की ओर स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है। तो यह प्रकाश से है। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो जड़त्व यानी इनर्शिया के कारण। चलती बस के अचानक रुकने से यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो जड़त्व यानी इनर्शिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है तकाशी हिरोज। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम के लेखक कौन है। तो इसका आंसर है तकाशी हिरोज। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। हाइड्रोकार्बन विजन 2025 किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण से। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये जो बॉक्स में दिया है इस इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन के रूप में है इसको देखते हैं। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी पढ़ी जा सके तो उस विधि को टेलीफैक्स कहा जाता है। यदि कोई सूचना टेलीफोन द्वारा डायल करके अन्यत्र टेलीविजन स्क्रीन पर देखी या पढ़ी जा सके उस विधि को जो है टेलीफैक्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, थर्मोकपल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर है सीबेक प्रभाव के आधार पे थर्मोकपल थर्मामीटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है। तो 47 डिग्री सेल्सियस जो है प्लास्टिक का गलनांक होता है। प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है। तो प्लास्टिक का जो गलनांक होता है वो 47 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती है। तो इसका आंसर है पाइप में जल के जमने से आयतन बढ़ने के कारण। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें क्यों फट जाती है। तो इसका आंसर है पाइप में जल के जमने से आयतन बढ़ने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण जो है कितना होगा। तो ये भी परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा यानी आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रॉनों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है विद्युत चुंबकीय बल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बॉक्स में दिया है उस पॉइंट को देखते हैं, कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियों, डिस्प्ले डिवाइसेस तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। कलाई घड़ी, प्रदर्शन युक्तियों तथा पॉकेट कैलकुलेटरों में द्रव क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उसको जो है विद्युत रोधी या इंसुलेटर्स कहते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो उसे जो है विद्युत रोधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता रिलेटिव परमिटिविटी सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितनी होती है? तो 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह छड़ पर कौन सा आवेश उत्पन्न करता है? तो धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन यानी हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे व्हाइट ड्वार्फ में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान जो है अत्यधिक बढ़ जाता है 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाता है। एक सूर्य जैसे किसी तारे को नाभिकीय ईंधन यानी हाइड्रोजन लगभग समाप्त होता है तो वह श्वेत बौने तारे में परिवर्तित हो जाता है। इस स्थिति में उसके केंद्रीय भाग का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है लगभग 1,00,000 केल्विन तथा अधिकांश बाह्य पदार्थ तारे से पृथक हो जाते हैं। घर्षण यानी फ्रिक्शन एवं स्नेहक लुब्रिकेंट के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ट्राइबोलॉजी कहते हैं। घर्षण एवं स्नेहक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ट्राइबोलॉजी कहते हैं। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में है। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का पूर्ण रूप यानी लेजर का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला टेलीस्कोप और ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो यह जो है अटाकामा चिली में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो अटाकामा चिली में है। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो इसका आंसर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम से रखा गया। चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में चंद्रा एक्सरे वेधशाला का नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर रखा गया है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो सीसा है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो सीसा है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन यानी नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों के मंदन या नियंत्रण हेतु भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O व ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगला पेज में देखते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर है मुंबई में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कहाँ की गई है? तो मुंबई में। अंतरिक्ष स्पेस में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन रूसी अंतरिक्ष यात्री 1961 ईस्वी में। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन रूसी अंतरिक्ष यात्री 1961 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इसका आंसर है वैलेंटीना तेरेस्कोवा रूसी अंतरिक्ष यात्री 1963 में। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा रूसी अंतरिक्ष यात्री 1963 ईस्वी में। GIF का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का फुल फॉर्म क्या है? तो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीप्त विकिरण यानी स्टिमुलेटेड रेडिएशन। लेजर द्वारा कैसा विकिरण उत्पन्न किया जाता है? तो उद्दीपित विकिरण यानी स्टिमुलेटेड रेडिएशन। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 3.3%। भारत के संपूर्ण ऊर्जा उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 3.3%। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब के बढ़ने के साथ। वायु का विशिष्ट ताप किस वायुमंडलीय गुण के बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो दाब के बढ़ने के साथ जो है वायुमंडलीय गुण में वृद्धि होती है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला फ्लेम का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला यानी फ्लेम का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गलनांक घटता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब जो है बढ़ जाएगा।
पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाने पर पृष्ठ पर कार्यरत दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दाब जो है बढ़ जाएगा। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो प्राध्वनिक यानी अल्ट्रासोनिक कहलाती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? तो प्राध्वनिक या अल्ट्रासोनिक आवृत्ति कहा जाता है। और यह इस ध्वनि को जो हम लोग सुन नहीं सकते हैं। मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से अधिक और 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली ध्वनि को सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से कम वाली ध्वनि को भी नहीं सुन सकता है मनुष्य, और 20,000 हर्ट्ज से जो है अधिक जो आवृत्ति की ध्वनि होती है उसे भी नहीं सुन सकता है। आगे देखते हैं, गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति एक समान होती है। प्रकाश तरंग की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति कितनी होती है? तो दोनों की गति एक समान होती है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। किसी माध्यम में ताप बढ़ने पर प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। आगे देखते हैं, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत यानी ओजोन लेयर। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज को कौन अवशोषित करता है? तो ओजोन परत। अब जो है इसमें जो दिया है नीचे इसको देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र के द्वारा किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और बादलों की गति और गति की दिशा का मापन नेफोस्कोप यंत्र के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब वायु की गति जो है बढ़ जाती है तो दाब पर जो है घट जाता है। जब वायु की गति बढ़ जाती है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणों किस प्रकार के विकिरण है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार के विकिरण है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण। अगला है, प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर है न्यूटन ने। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस की स्थापना नई दिल्ली में की गई है। अगला देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी का। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है? तो बैंगनी का। एक सरल दूरदर्शी टेलीस्कोप कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो 2 उत्तल लेंसों से। एक सरल दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप कम से कम कितने उत्तल लेंसों से बनाया जा सकता है? तो 2 उत्तल लेंसों से। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। चुंबकीय सुई मैग्नेटिक नीडल किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो उत्तर की दिशा को। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? रडार संसूचन यानी रडार डिटेक्शन से बचाव हेतु। युद्धक विमान अधिक ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं? तो रडार संसूचन यानी रडार डिटेक्शन से बचाव हेतु। नेक्स्ट है, शीशे के रजतन यानी सिल्वरिंग ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। शीशे के रजतन यानी सिल्वरिंग ग्लास के लिए कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट। यदि वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। यदि वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देता। आगे देखते हैं, हीटर के तार किस धातु यानी मेटल के बने होते हैं? तो नाइक्रोम से। हीटर के तार किस धातु या किस मेटल के बने होते हैं? तो नाइक्रोम के। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आविष्कार का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नांगल, पंजाब में। भारत में प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो नांगल, पंजाब में। टेप रिकॉर्डर की टेप किस पदार्थ से लेपित यानी कोटेड होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। टेप रिकॉर्डर को टेप किस पदार्थ से लेपित या कोटेड होती है? तो फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। अगला देखते हैं पेज, घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर है दाब विद्युत प्रभाव। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दाब विद्युत प्रभाव। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों से प्राप्त होती है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा हाथ के विभिन्न संचालनों यानी मूवमेंट ऑफ हैंड से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा।
कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वी से स्पष्ट रूप से क्यों ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा। हवाओं में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा। आगे देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो इसका आंसर है बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण बल कम होता है इसलिए। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद पर। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI जो मशीन होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, और हिंदी में इसको चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण कहते हैं। यह जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद के सिद्धांत पर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मीट्रिक प्रणाली मीट्रिक सिस्टम किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो वर्ष 1957 ईस्वी में। भारत में मीट्रिक प्रणाली मीट्रिक सिस्टम किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो वर्ष 1957 ईस्वी में। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तो तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस। ऊष्मा के स्थानांतरण का क्या कारण है? तो तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग। कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? तो काला रंग। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो एक भी नहीं। डीजल इंजन में कितने स्पार्क प्लग लगे होते हैं? तो इसका आंसर है एक भी नहीं। परम ताप का वह बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है? तो इसका आंसर है परम शून्य ताप। परम ताप का वह प्रथम बिंदु कौन सा है जहां सभी प्रकार की आणविक गति बंद हो जाती है, मॉलिक्यूलर स्पीड बंद हो जाती है? तो वह परम शून्य ताप। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त यानी अनसेचुरेटेड चीनी का घोल तैयार किया जाए तो उसका आयतन अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिए, टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो कार्बन माइक्रोफोन। टेलीफोन में क्या प्रयुक्त होता है? तो कार्बन माइक्रोफोन। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन और संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है साइबरनेटिक्स के अंतर्गत। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मानव एवं यंत्रों के मध्य स्वचलन और संचार विधि का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर है साइबरनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरणें। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है? तो गामा किरणें। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत की थी। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर है एक अपसाइड ट्रांसफार्मर। मोबाइल चार्जर में कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? तो एक अपसाइड ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखिए, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। एक बार फिर इसको देखते हैं, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। इसमें देखते हैं अब जो है हम लोग आगे, वह है आपका पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर है द्रव्यमान को। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में किस भौतिक राशि को प्रदर्शित किया जाता है? तो इसका आंसर है द्रव्यमान यानी मास को। तड़ित चालक यानी लाइटनिंग जो कंडक्टर होता है किस धातु से बनाए जाते हैं? तो तांबे से। तड़ित चालक जो है तांबे के धातु से तांबे से कॉपर से बनाए जाते हैं। एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। एक व्यक्ति संवेदनशील यानी सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घट जाएगी। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है उसका ताप। किसी तारे का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर है उसका ताप। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो इसका आंसर है 14.4 ग्राम। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 ग्राम। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कारण। अगला देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन से अभिप्राय ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है कि न तो ऊर्जा को सृजित किया जा सकता है यानी निर्माण किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र। इंदिरा गांधी मॉलिक्यूलर रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र यानी इंदिरा गांधी मॉलिक्यूलर रिसर्च सेंटर किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में। एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका आंसर है उच्च दाब और निम्न ताप पर।
एक वास्तविक गैस किन स्थितियों में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? तो इसका आंसर है उच्च दाब और निम्न ताप पर। आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत, तो आयाम जो है नियत रहता है। फिर से देखते हैं, आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आयाम परिवर्तनशील होता है अथवा नियत, तो इसका आंसर है आयाम जो है नियत रहता है। आगे देखते हैं, कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। कौन सी प्रक्रिया ध्वनि तरंग के साथ नहीं दर्शाई जाती है? तो व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? तो इसका आंसर है क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित यानी ट्रांसमिट करती है। नीले कांच की प्लेट धूप में नीली क्यों दिखाई देती है? तो इसका आंसर है क्योंकि यह नीला रंग संक्रमित यानी ट्रांसमिट करती है। मित्रों, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आपको एक शेयर करने से जो है किसी का भला हो सकता है। और आप लोग जो है एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग जो है ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं? आप लोग जो है अपने जिस शहर से देख रहे हैं आप लोग अपने शहर का नाम अवश्य लिखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है पृष्ठ तनाव घट जाता है। अपमार्जक मिलाने पर पानी के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो उसका प्रतिरोध जो है 4 गुना हो जाएगा। ईसीजी किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो इसका आंसर है हृदय। और ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी जो है किस अंग की गतिविधि को दर्शाता है? तो यह जो है हृदय की गतिविधि को दर्शाता है। आगे देखते हैं, वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? तो वह है ध्रुवन यानी पोलराइजेशन। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? वह है ध्रुवन यानी पोलराइजेशन। वायु शीतलन यानी एयर कंडीशनिंग किस स्थान के लिए अधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर है गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वायु शीतलन यानी एयर कंडीशनिंग किस स्थानों के लिए अधिक उपयुक्त है? तो यह जो है गर्म और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती वस्तुओं का आवर्धित रूप दिखाई देता है? तो इसका आंसर है दूरबीन यानी बाइनोक्यूलर। वह प्रकाशीय उपकरण कौन सा है जिसकी सहायता से दोनों आँखों से एक साथ दूरवर्ती यानी दूर की वस्तुओं को आवर्धित रूप से यानी बड़ा रूप में जो है दिखाई देता है? वह है दूरबीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये जो दिया है नीचे वाला देखते हैं। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इसलिए इसे एंटी इलेक्ट्रॉन कण भी कहते हैं। इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। आइए देखते हैं, अब जो है 2 स्लाइड बचा है तो इसको देख लेते हैं। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो इसका आंसर है समान चाल और परिवर्ती वेग। वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? तो इसका आंसर है समान चाल एवं परिवर्ती वेग। अगला क्वेश्चन है, जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है द्रव उबलने लगता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है द्रव उबलने लगता है। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो इसका आंसर है द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। समुद्र की लहरों में किस प्रकार की ऊर्जा भंडारित होती है? तो द्रव चालित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो इसका आंसर है क्यूरी तापमान। लौह चुंबकीय पदार्थ किस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है? तो इसका आंसर है क्यूरी तापमान। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। किसी संगीत समारोह की छतें साधारणतः वक्राकार क्यों होती है? तो इसका आंसर है क्योंकि वे शोर का अवशोषण करती है। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है, गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? तो इसका आंसर है कुल यांत्रिक ऊर्जा। कोई वस्तु केवल गुरुत्व क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है तो गिरने के दौरान जो है कौन सी ऊर्जा स्थिर बनी रहेगी? तो इसका आंसर है कुल यांत्रिक ऊर्जा। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर सीमा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है एस चंद्रशेखर ने। अब जो है हम लोग इधर वाला देख लेते हैं पार्ट को। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति व उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर सीमा की गणना, तारों की उत्पत्ति और उनकी संरचना तथा कृष्ण छिद्र संबंधी शोध के लिए वर्ष 1983 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखते हैं,
किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को वर्ष 1930 में। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की व्याख्या तथा रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर है चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है वर्ष 1930 ईस्वी में। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा है? तो दीर्घवृत्तीय पथ है। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तित हो रहा है तो उस कार का पथ कैसा होगा? तो दीर्घवृत्तीय पथ होगा। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय क्या होता है? तो बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। जब लंबे सूखे बालों को ब्रश किया जाता है तो लटें सामान्यतः एक दूसरे से अलग हो जाती है क्योंकि ब्रश करते समय बालों पर स्थैतिक विद्युत आवेश प्रेरित होते हैं। अब जो है देखते हैं लिफ्ट में व्यक्ति के भार की विभिन्न स्थितियां। पहले देखते हैं जब लिफ्ट विरामावस्था में हो तो क्या होता है? जब लिफ्ट जो है विरामावस्था में होता है तो जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। जब लिफ्ट या एलिवेटर विरामावस्था में हो तब व्यक्ति का आभासी भार जो है व्यक्ति के वास्तविक भार के बराबर होता है। दूसरा कंडीशन है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है। देखिए जब लिफ्ट जो है एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो क्या होता है? इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार के बराबर होता है अर्थात व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। तीसरा कंडीशन है जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है तो क्या होता है? इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जब लिफ्ट त्वरण से ऊपर जाती है इस स्थिति में व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है अर्थात व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। 4 नंबर कंडीशन देखते हैं जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तो क्या होता है? इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट त्वरण से नीचे आती है तो क्या होता है? इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार घटा हुआ प्रतीत होता है अर्थात व्यक्ति का आभासी भार व्यक्ति के वास्तविक भार से कम होता है। 5 नंबर देखते हैं कंडीशन यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति या स्वतंत्र वस्तु की भांति नीचे गिरेगा जिससे व्यक्ति का आभासी भार शून्य प्रतीत होगा अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का अनुभव होगा। 6ठा कंडीशन को देखते हैं यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो क्या होगा? इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर उस ऊपर की ओर लगेगा जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। फिर से देखते हैं यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस स्थिति में जो है व्यक्ति का आभासी बल व्यक्ति पर ऊपर की ओर लगेगा जिससे वह लिफ्ट की फर्श से उठकर लिफ्ट की छत से जा लगेगा। अब देखते हैं हम लोग प्रमुख यंत्र और उनके सिद्धांत। तो देखिए यंत्र जो है भाप का इंजन यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उष्मागतिकी के सिद्धांत पर। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन की गति का तृतीय नियम के सिद्धांत पर। रेडियो और दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचारण या तरंगों के सिद्धांत पर। वायुयान बर्नौली के का तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार जो है प्रस्रव्य तरंगों के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशिकी रेशे या तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर कार्य करता है। फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। यंत्र जो है भाप का इंजन यंत्र जो है यह उष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत जनरेटर यानी विद्युत जनित्र जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन की गति के तृतीय नियम के आधार पर कार्य करता है। रेडियो और दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचारण के या विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुयान बर्नौली का तरल गति विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार प्रस्रव्य तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा और यह जो है किस में प्रयुक्त होता है। अब देखिए प्रकाशिक रेशे या तंतु प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति पर कार्य करता है। फोटोसेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र
बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा रोबोटिक्स केंद्र बेंगलुरु तथा रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत में रोबोटिक्स के प्रमुख संस्थान है। लास्ट पेज में जो दिया है उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें जो है भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान, भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान के बारे में देखते हैं। और देखिए इसमें पहला जो है राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है और यह जो है दिल्ली राज्य में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है जो उत्तर प्रदेश में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये जो है आपका देहरादून में है उत्तराखंड में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में। भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में है। आगे देखते हैं राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी तमिलनाडु में है। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पंडित जी गोवा में है। एक बार फिर इसको देख लेते हैं। भारतीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। भारतीय मौसम विज्ञान व अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। केंद्रीय खनन ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद झारखंड में है। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म मुंबई महाराष्ट्र में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे महाराष्ट्र में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। आगे देखते हैं केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कराईकुडी तमिलनाडु में है। अगला है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर गुजरात में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला बेंगलुरु कर्नाटक में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पंडित जी गोवा में है। आगे देखते हैं ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग के बारे में देखते हैं। ऊर्जा रूपांतरण के व्यवहारिक उपयोग। अब देखिए विद्युत हीटर यह युक्ति जो है ऊर्जा रूपांतरण किस तरह से किस में करता है उसको देखते हैं। तो देखिएगा विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, विद्युत हीटर जो है विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, लाउड स्पीकर जो है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, फेंके गए पत्थर की ऊर्जा पेशीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, वाष्प इंजन उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, वाष्प इंजन या भाप इंजन उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत अपघटन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, विद्युत अपघटन जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अब देखते हैं आगे विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, विद्युत का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, विद्युत चुंबक जो है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, विद्युत संयंत्र या विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत संयंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब जो है एक लाइन बचा है लास्ट,
उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने एवं स्वतः ग्राफ पर चित्रित करने वाला यंत्र बैरोग्राफ कहलाता है। मित्रों, आज जो है फिजिक्स से ही कंप्लीट होता है। अब जो है महेश बर्नवाल सर के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो एनसीईआरटी सार संग्रह कॉस्मोस का, ये इससे जो है हम लोग बायोलॉजी को जो है 2-3 चैप्टर एक वीडियो में देखेंगे और 4 से 5-6 वीडियो के अंतर्गत जो है उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और फिजिक्स का जो है आज विविध कंप्लीट होता है और सभी वीडियो को जो है मर्ज करके मैं एक फिजिक्स का मास्टर वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग एक ही जगह देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में भी आप छोटा छोटा वीडियो को देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।